कॉन्स्टिट्यूशन आपकी तैयारी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, चाहे प्री हो या मेंस। तो उसके रिवीजन के लिए ये सीरीज 4 वीडियो की मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। इसमें पहला वीडियो जो हम आज देखेंगे, वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, लगभग 80 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे देखेंगे। तीसरे में हम देखेंगे कि अमेंडमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हुए हैं। सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ ही अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनकी मेन बातें क्या थी ये देखेंगे। और चौथा वीडियो, उसमें हम आज तक के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो ये 4 वीडियो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपकी रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशन का मैं गारंटी दे सकता हूं अच्छे से होगा। 90% क्वेश्चन, मोर देन 90% क्वेश्चन प्री के आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे पीसीएस एग्जाम्स में। और मेंस का जितना भी माल मसाला आप वहां भर सकते हैं वो आपको यहां पे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहला वीडियो, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता है, इसलिए बता रहा हूं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का अंतिम आर्टिकल 395 है, बहुत लोग नहीं जानते, उन्हें लगता है 444 या 450 कुछ होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मालूम होना इसलिए जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर सबसे पहले है प्रिएम्बल, जिसको प्रस्तावना के नाम से हिंदी में जानते हैं। प्रिएम्बल के बाद दूसरे नंबर पे आता है, प्रिएम्बल एक पेज का है, खत्म हो जाता है। उसके बाद से फिर आर्टिकल्स शुरू हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल नंबर 1 से आर्टिकल 395 तक है, लेकिन 450 के लगभग आर्टिकल्स हैं। अब ऐसा कैसे हो गया कि नंबरिंग 395 है तो आर्टिकल 450 हो गए? द रीजन इज, बहुत सारे आर्टिकल्स जैसे 51A के अंदर में है, या फिर मान लीजिए 243 के अंदर में बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी देखेंगे हम उन आर्टिकल्स को कहां कहां पे ऐसे हैं। तो इन आर्टिकल्स की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाइनल नंबर है 395, वो होते हुए भी 450 से ज्यादा आर्टिकल हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब ये आर्टिकल खत्म हो जाते हैं आफ्टर आर्टिकल 395, उसके बाद हमें मिलता है शेड्यूल्स। ठीक है, अब शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल्स आर लिस्ट। तो वो लिस्ट दी हुई है जिसमें ये बताया हुआ है कि लिस्ट 1 में कोई चीज होगी, लिस्ट 2 में कोई चीज, लिस्ट 3 में कोई चीज, और लिस्ट 12 भी लास्ट में कोई है। तो इन शेड्यूल्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में लगे हुए हैं, कुछ चीजों की लिस्ट दे रखी है, उसके बारे में भी हम बात अभी करेंगे। सबसे पहले प्रिएम्बल की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की या पीसीएस एग्जाम्स की, तो ये प्रिएम्बल आपको ऐसे का ऐसा एग्जैक्ट याद होना चाहिए। एग्जैक्ट, क्योंकि कई बार सीधे प्रिएम्बल लिखने के लिए मेन एग्जाम में आ चुका है। यूपीपीसीएस मेंस में प्रिएम्बल सीधा लिखने के लिए आया हुआ है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप देख सकते हैं 2-3 साल पहले ही आया था। कई बार यूपीपीसीएस में और बाकी पीसीएस एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रिएम्बल से आए हैं। जैसे पूछ लेगा कि जो लिबर्टी है वो कितने टाइप की कही गई है और कौन कौन से वो टाइप्स हैं। ठीक है, तो एक करके ये बातें देखते हैं प्रिएम्बल के अंदर। एक बार में रटा हो तो ये करना बहुत आसान है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैंने बोल्ड कर रखा है। मतलब क्या है कि जो अथॉरिटी आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पीपल ऑफ इंडिया से आती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द अथॉरिटी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह का कैरेक्टर है कंट्री का? कॉन्स्टिट्यूशन का किस तरह का कैरेक्टर है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इसमें से 2 शब्द हमेशा आपको ध्यान रहने चाहिए, सोशलिस्ट और सेक्युलर। दीज वर नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसके थ्रू इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फिलहाल ये 5 विशेषण दिए गए हैं, 5 क्वालिफायर्स हैं, 5 एडजेक्टिव्स हैं हमारी कंट्री के लिए। इट्स अ सॉवरेन कंट्री, इट्स अ सोशलिस्ट, इट्स अ सेक्युलर, इट्स अ डेमोक्रेटिक एंड इट्स अ रिपब्लिकन कंट्री। एंड टू सिक्योर टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजंस जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसको ऐसे याद रखना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब एक एक करके देखो। जस्टिस में क्या है? सोशल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी में क्या है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसको ऐसे का ऐसा याद रखना, कविता की तरह। ठीक है। इक्वालिटी में ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड फ्रेटर्निटी assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation। एक शब्द और याद रखना, इंटेग्रिटी। ये भी
यूनिट पहले क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनिटी ऑफ द नेशन था, एंड इंटेग्रिटी जोड़ा गया है किससे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो 4 शब्द नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। एंड भी शब्द है जो ऐड हुआ है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। फिर एक डेट इसमें लिखी हुई है 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, लेकिन वो 2 महीने रुक गए। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से लागू करने में भी थोड़ा टाइम लगाएंगे, 26 जनवरी 1950 को करेंगे। क्यों कैसा किया, उसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन वीडियो। कंप्लीट वीडियो में, एक वीडियो में सिर्फ 2 घंटे 36 मिनट के वीडियो में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको रिवाइज करवा रखी, ठीक है। तो 26 नवंबर की जो इंपॉर्टेंस है, आज की डेट में 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये आप याद रखेंगे। तो इतनी चीजें प्रियम्बल से ही निकल करके हमारे सामने आ गई। अब देखते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, दोज आर डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स एंड शेड्यूल्स। तो अलग अलग चैप्टर हैं, अलग अलग शेड्यूल हैं, उनमें वो आर्टिकल्स बने हुए हैं। कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और मैंने उनको बोल्ड कर रखा है। अब आप कहोगे सर आपने सारे ही बोल्ड कर रखे हैं। सारे नहीं, कुछ छोड़ भी रखे हैं, लेकिन ये तो कुछ तो इंपॉर्टेंट है ही। जैसे पहला चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 1 से लेकर के 4। फिर सेकंड चैप्टर आ जाता है सिटीजनशिप का, 5 से 11। फिर फंडामेंटल राइट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में डीपीएसपी, और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनके आर्टिकल्स आपको रटे हुए होने चाहिए सारे। तो 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स के हैं। 36 to 51 वी हैव डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 51A सिंगल आर्टिकल के अंदर 10 चीजें, 11 चीजें दे रखी हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। उसके बाद चैप्टर आ जाता है आपका, सॉरी पार्ट आ जाता है आपका यूनियन गवर्नमेंट। दिस इज नॉट चैप्टर, दिस इज पार्ट, ठीक है। चैप्टर इसके अंदर दे रखे हैं, चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप जो पार्ट्स हैं उसको याद रखिए। तो पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट। इतना कम से कम याद होना चाहिए। पार्ट 7, 8 भूल भी जाओगे चलेगा। अब सीधे आ जाओ पार्ट 9 और 9A, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। जरूर याद होना चाहिए। और देखो, ध्यान देना, ये सारे के सारे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज और उसका अगला पार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक सिंगल आर्टिकल नंबर 243 के अंदर में है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, इसके अंदर मल्टीपल, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। 243 से लेके फिर ए से शुरू होता है, 243 A B C D O तक। उसके बाद ओ के बाद जो आता है वो आ जाता है आपका म्यूनिसिपैलिटीज में, पार्ट 9A में, ठीक है। पी से लेकर के ZZ तक, जेड पे ही खत्म नहीं होता, ZA, ZB, ZC, ZD और ZZ तक, ठीक है। फिर ZH पे, ऐसा नहीं ZG पे मामला खत्म हो गया, ZH से ZT तक। तो 243 जो आर्टिकल है ना, आपके दिमाग में रचा बसा होना चाहिए कि इस एक आर्टिकल के अंदर में 3 अलग अलग पार्ट आ जाते हैं, 9, 9A एंड 9B, ठीक है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, रिलेशनशिप बिटवीन यूनियंस एंड स्टेट्स, मेंस के लिए पता होना चाहिए, प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसी तरीके से सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शंस, ये अगेन ट्रिब्यूनल्स मेंस का पार्ट है, प्री में जनरली नहीं पूछा जाता है। आप देखेंगे 323 के अंदर में ही ये दोनों आते हैं। इलेक्शंस 324 से 329A के बीच में, नहीं भी याद है तो चलेगा, सिर्फ इलेक्शन कमीशन कम से कम पता होना चाहिए। ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जिनको आगे लाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। तो किसी टाइम पे उसमें एंग्लो इंडियंस भी होते थे, अभी मोस्टली SC और ST हैं और OBC हैं, तो उनके लिए यहाँ पे प्रोविजंस दे रखे हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जरूरी है, अगर आप हिंदी स्टेट्स का काम कर रहे हैं, हिंदी स्टेट्स के PCS की तैयारी कर रहे हैं, जो चैप्टर है आपको पता होना चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए कि 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। अमेंडमेंट सिंगल आर्टिकल है 368, और उसका जो पार्ट है 20 रटा हुआ हो आपको, स्पेशली अगर आप मेंस लिख रहे हैं। और उसके बाद से टेम्परेरी प्रोविजंस, ये कि अधिकतर इनमें से हटाए जा चुके हैं। 379 से 392 तक तो हट चुके, 370 भी हट चुका है, लेकिन कुछ प्रोविजंस अभी बचे हुए हैं। और जो लास्ट आर्टिकल है
लास्ट है, उसको आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा, बस इतना पता रखना कि लास्ट आर्टिकल क्या है। लास्ट आर्टिकल रिपील्स इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट एंड मेनी अदर एक्ट्स जो कि ब्रिटिशर्स बना करके गए थे। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर के तीसरे पार्ट में, जिसमें है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और 12 के 12 आपको रटे हुए होने चाहिए। अगेन बोल रहा हूं, रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि 12 में से कोई भी प्री के लिए और मेन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हर एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आसान है याद करना, आप अगर एक दो बार रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल, नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड एक्सटेंट। सेकेंड शेड्यूल में सैलरीज वगैरह की बात है, किसकी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर। प्री के टाइम पे जरूर उसको एक बार नजर मार के जाना। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें और थर्ड शेड्यूल में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ओथ किस में है, सैलरी किस में है। तो ध्यान रखना, पहले सैलरी फिर ओथ, पैसे की बात पहले है, और जो हम संविधान के प्रति रहेंगे वो सब चीजें बाद में आती है, ठीक है। तो पैसा पहले, यानी सेकंड शेड्यूल में। ये तो ऐसे याद रह जाएगा। एक चीज और याद रखना कि इनमें ना कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ऐसा नहीं कि इसमें सब कुछ कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप देखोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ डिफरेंसेस हैं, वो अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाओगे तो आपको याद रहेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दोनों में कॉमन है, जैसे जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में कौन से सीट में, सॉरी, कौन से राज्यसभा में स्टेट की कितनी सीट्स हैं, ये उसमें दे रखी है। दो सिस्टम्स होते हैं यूएस में। सिस्टम ऐसा है कि अलग अलग स्टेट्स की बराबर सीट्स हैं, हर स्टेट को 2 सीटें मिली हुई हैं वहां की सेनेट में। हमारे यहाँ जो अपर हाउस है राज्यसभा, वहां भी पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बनी हुई हैं। तो अराउंड 250 सीट्स है, 250 में सबको एलोकेट कर रखी है सीट्स। तो कितनी सीट्स एलोकेटेड है, फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है। फिफ्थ शेड्यूल में हमें प्रोविजंस दिए हैं शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ध्यान रखना, शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब अलग है और ट्राइबल एरियाज अलग है, ठीक है। तो ट्राइबल एरियाज क्या है, ट्राइबल एरियाज इन 4 स्टेट्स में मिलते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ध्यान रखना, इसमें मणिपुर नहीं है, इसमें नागालैंड नहीं है, इसमें अरुणाचल नहीं है। वहां क्या होगा, वहां शेड्यूल्ड एरियाज हैं फिफ्थ शेड्यूल के, ठीक। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के सिक्स्थ शेड्यूल में है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए मैंने एक एक्रोनिम बना रखा था, आप भी अपनी तरफ से एक एक्रोनिम बना सकते हैं, कुछ ऐसा जिससे आपको याद रह जाए। सेवेंथ शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार इसकी चर्चा होती है और आपके मेंस में कम से कम किसी न किसी क्वेश्चन में आपको लिखने के लिए आ ही जाएगा। 7 शेड्यूल में आप घुसा सकेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट 7th शेड्यूल में है। इट इज द बेसिस ऑफ फेडरलिज्म। तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कहां पे दे रखी है, 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में कितने आइटम्स हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में 66 है और कंकरेंट लिस्ट में 52 है। तो हुआ क्या है, स्टेट लिस्ट को छोटा किया गया है, 66 थे ना, 66 में से 61 अब रह गए हैं, बच गए हैं। वो जो 5 चीजें हैं वो इन्होंने डाल दी हैं कहां पे, कंकरेंट लिस्ट में। कब डाली, 42nd अमेंडमेंट। कौन कौन सी है तब देखेंगे जब हम 47th अमेंडमेंट की बात करेंगे। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनली देयर वर 14 लैंग्वेजेस, लेकिन अभी कितनी है, 22 लैंग्वेजेस। तो ओरिजिनली कौन सी थी, यहाँ पे लिखी हुई है सारी। यहाँ पे आप देखेंगे सिंधी जो है उसको 1967 में जोड़ा गया, 15th लैंग्वेज। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको जोड़ा गया 1st अमेंडमेंट 1992 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो लेटेस्ट जोड़ी गई थी 2003 में। अब इसका फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करने की हैं, डिटेल में डिस्कस करने की हैं, एक रिवीजन वीडियो की नहीं है। 9th शेड्यूल, ये पहला वो शेड्यूल था जो कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और बाद में डाला गया। तो हुआ क्या, 1951 में कई लोगों ने कई सारे स्टेट्स में ऐसे कानून बनाए कि जमींदारी को अबॉलिश कर दिया जाएगा। जिनके पास बहुत सारी जमीनें हैं वो कब्जे में कर ली गई। वो लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने बोला भैया राइट टू प्रॉपर्टी है, कैसे कर लिया तुमने।
तो सरकार एक एक्ट लेकर के आई, अमेंडमेंट एक्ट, और उस अमेंडमेंट एक्ट में, पहले ही अमेंडमेंट में उन्होंने क्या किया, 9th शेड्यूल बोला इसके अंदर जो भी कानून हम डालेंगे कोर्ट उसको नहीं देख सकता, आपकी नजर में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट इज आउटसाइड द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो इनिशियली 13 एक्ट इसमें डाल दिए गए थे, अलग अलग स्टेट के जमींदारी रेगुलेशन वाले, एबॉलिशन वाले, और अभी 282 एक्ट्स इसके अंदर में है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो सारी बातें ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973, जिस दिन सचिन पैदा हुआ था उसी दिन ये केस भी निकला था। ठीक है, ये केस क्या था अच्छे से डिस्कस करेंगे हम जजमेंट्स वाले वीडियो में। केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि जुडिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप जुडिशियल रिव्यू से नहीं बचा सकते। अगर कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर को के अगेंस्ट में जाती है तो जो जज हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ भी कर सकते हैं मतलब हम 9th शेड्यूल के अंदर भी घुस के देख सकते हैं कि क्या है। तो 1973 के बाद जो कुछ भी 9th शेड्यूल में गया है उसको वो देख सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया 2007 में। अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है, बट बोला कि हमारी पावर है, हम कर सकते हैं। 10th शेड्यूल राजीव गांधी की सरकार में 1985 में जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि उस समय पे एक आदमी थे जिनका नाम था गयाराम, और गयाराम जी ने 15 दिन में 3 बार पार्टी चेंज कर दी। हरियाणा के रहने वाले थे गयालाल जी। ठीक है, तो गयालाल जी ने पहले किसी पार्टी में थे, फिर किसी पार्टी में आए, फिर किसी पार्टी में आ गए 15 दिन के अंदर। तो बड़ी खलबली मची, बोला ये तो आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स चल रही है, उनके नाम पे ही ये मतलब पूरा हिसाब किताब बना। तब राजीव गांधी की सरकार एक एक्ट लेकर के आई, एक अमेंडमेंट लेकर के आई, और उन्होंने बोला कि 10th शेड्यूल में जो कोई भी इस तरीके से पार्टी चेंज करेगा उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। पावर किसको दे रखी है? इसमें पावर दी गई है स्पीकर को। ये तो विधानसभा का स्पीकर या लोकसभा का स्पीकर वो बहुत पावरफुल हो चुका है 10th शेड्यूल के अंदर में। इसका क्या यूज क्या मिसयूज होता है आप करंट अफेयर्स में देख रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी कभी ना कभी इस पर डिस्कशन में जरूर करना चाहूंगा। 11th शेड्यूल में इट स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। 73rd अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया 1992 में, और बोला गया कि हम पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देंगे। 29 मैटर्स हैं, ये पंचायतें देख सकती हैं, लेकिन स्टेट के पास है कि स्टेट वो पावर डिवॉल्व करे ना करे। अधिकतर स्टेट्स ने 10-15 पावर्स डिवॉल्व कर दी हैं, अधिकतर पावर्स अभी भी पंचायतों को डिवॉल्व नहीं करी है। ठीक है, क्योंकि स्टेट के राइट दे दिए गए थे। 12th शेड्यूल में ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटीज को, यानी जो नगर निकाय हैं, उनको राइट्स दिया गया है। 18 मैटर्स उनके लिए रख दिए गए हैं। तो ये भी 74th अमेंडमेंट से आया था 1992 के, एक साथ ही ये दोनों आए थे। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो कि कौन कौन से आपको रटने हैं, वही रटने हैं, उनके अलावा आपने नहीं रटने हैं। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।